तो फर्स्ट एनकाउंटर आपने कब किया था, किस एज में किया था? अच्छा सर, कोई और स्टोरी इंटरेस्टिंग है आप? तो यूनिट पे पहुंचा तो यूनिट पे गाड़ी रुकी, मेन गेट पे गाड़ी रुकी। कह रहा साहब उतर जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? साहब एक नॉर्मल ट्रेडिशन है यूनिट का, वो है। तो एक जवान आया ऑफिसर में से, ओल्ड मॉन्क का बोरोसिल ग्लास होता है 250-300 ml को भर कर। ओल्ड मंक का पूरा नीट? हाँ नीट। अरे बाप रे। हाँ तो कैसा पल्टन का ट्रेडिशन है। तो क्या करना है इसका? साहब एक बार में पीना है। और हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारा हेल वीक चलता है, हेल वीक रहता है 7 दिन बिल्कुल हार्ड कोर स्लीप डेप्रीवेशन। आपको पूरा जो बॉल मूवमेंट या साइकिल है आपका, खाने पीने का या जो भी है, उसको पूरा ब्रेक कर देते हैं। जब फायरिंग रेंज पे जाते हैं लोग सोते सोते फायर कर देते हैं, ज़मीन पे मार देते हैं। तो मुझे पता है कि मेरी घुटने और टांगें बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था है ही नहीं। अब उसमें वही है कि मैं पेड़ के आगे खड़ा हुआ तो उसमें गोली ऊपर आगे लगती है उसमें। तो वही है कि उसमें हाइट मेरी थोड़ी बड़ी होती तो मैं तो पहले एनकाउंटर मेरे ही। क्या सच है कि रियल जो कमांडोज होते हैं वो भी इतने एक्सीलेंट होते हैं कि वो अकेले ही 20 लोगों को मार दें? फिर गाड़ी में बैठ के फिर आपको डराएंगे, इस यूनिट में आ गए आप, इतनी बेकार यूनिट है, इतना खतरनाक एरिया में ऑपरेट करते हैं, कब गाड़ी उड़ जाए आपकी आईडी से। साहब हम तो ये नहीं पता कि हम अभी यूनिट हम आपके साथ पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा। हम वहाँ कुछ एरिया ऐसा आता है थोड़ा वो। कभी आपके दिल में ऐसा आया कि यार मैं छोड़ देता हूँ, कहाँ फंस गया, क्या यार, क्या सारा दिन? एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे चीज़ें दिख नहीं रही थी। तो बोले सीओ साहब आ रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा कौन आ रहा है, बिल्कुल मेरी आंखों सामने अंधेरा हो गया था। मतलब ख़त्म करने का नाम नहीं करे, ये आखिरी करके अच्छा ये और कर दो। मैंने बोला वापस भेज दो मुझे। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो भाई लोग? तो मैं बहुत टाइम बाद आपके पास दोबारा आया हूँ, लेकिन इस बार कुछ इंटरेस्टिंग लेके, क्योंकि इस बार मेरे साथ कोई यूट्यूबर नहीं, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने रियल लाइफ में पबजी खेला है। तो हम मिलना चाहेंगे अपने न्यू गेस्ट से, राज शिरोन जी। कैसे है सर? ऑल गुड ऑल गुड। बहुत बढ़िया सर। मैंने इंट्रो में पबजी थोड़ा गलत तो नहीं बोल दी आपके लिए? क्योंकि आपने रियल लाइफ में पबजी खेला है सर, हम तो मोबाइल में खेलते हैं। नहीं पबजी में क्या है ना कि आप वर्चुअली मरते हैं, यहाँ पे लोग असली में मरते हैं, बस ये फ़र्क है। हाँ सर बिल्कुल, लाइफ नहीं मिलेगी ना वापस ना वहाँ पे कोई लाइव कोई वो नहीं है कि आपको दोबारा क्या बोलते हैं, दोबारा रिवाइव का कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ पर। वैसे आपने पबजी खेला है कभी? नहीं मैंने 1-2 बार वो एक था ना शायद वो कॉल ऑफ ड्यूटी करके। हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी। हाँ वो 1-2 बार खेला है मैंने, तो बस। अच्छा। बाकी रियल लाइफ में चल ही रहा है तो क्या जरूरत है खेलने की। बहुत बढ़िया सर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में जनता को आप थोड़ा सा बता दें, प्लीज़ इंट्रो कर दें, क्योंकि मेरी जनता के लिए आप बिल्कुल नए हैं, तो आप छोटा सा इंट्रो दे देंगे तो बेटर रहेगा। ओके, मेरा नाम राज शिरोन एंड मैं एक एक्स स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर हूँ। मैंने 5 साल कोबरा में काम किया है, उसके बाद एनएसजी में काम किया है। और मेरी जो लाइफ है, जो सर्विस वाली लाइफ है, दैट हैज़ बीन यू कैन से कि रोलर कोस्टर टाइप रही है, वो मुझे अब पता लग रहा है। अदरवाइज़ जो एक नॉर्मल स्पेशल फोर्स के आदमी जो काम करते हैं वो सारे काम किए हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, जो अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं वो सारे देखें। देन उसके बाद आई टुक अ कॉल, तो अभी मैं सर्विस से बाहर हुआ हूँ लास्ट ईयर ही। सो दैट्स अ स्मॉल इंट्रो। ओके। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था और कैसे आपने ज्वाइन करने की सोची कि मैं ये कोबरा और क्या कहते हैं एनएसजी में कमांडो बनूंगा? रिगार्डिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, आई एम इंजीनियर बाय एजुकेशन। अच्छा। हाँ तो जो ये जो फोर्सेस वाली जो जॉब है ये मेरी चौथी नौकरी है। ओके। उससे पहले मैं 3 जॉब कर चुका था। क्या क्या किया आपने? पहले जब 2010 में जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, उसके बाद आई टुक अ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। तो 2-2.5 साल मैंने वो किया। उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर OTA 97 कोर्स, CDS क्लियर किया था। हाँ फिर मैंने आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी? हाँ OTA गया मैं, तो वहाँ कुछ OTA क्या होता है सर? थोड़ा हम लेमैन है। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जहाँ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हाँ तो CDS क्लियर किया 2013 में मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ अकेडमी से ऑन मेडिकल ग्राउंड्स आई वाज आउट। देन उसके बाद फिर मैंने IIT रुड़की ज्वाइन किया। वहाँ 1 साल मैंने IIT रुड़की में काम किया, तो रिसर्च का काम था, तो IIT रुड़की में काम किया। उसके बाद तो ये आपको फ्रॉम दी आर्मी आपने IIT रुड़की ज्वाइन किया था या आर्मी छोड़ने के बाद आपने? छोड़ने के बाद हाँ। तो उसके बाद किया 1 साल वहाँ काम किया। फिर उसके बाद आई गॉट इनटू CRPF। तो CRPF की बेसिक ट्रेनिंग की, तो डायरेक्टली वहाँ से आई गॉट इनटू कोबरा।
वहाँ के उसके लिए वॉलंटियर किया मैंने फिर वहाँ तो फिर उसके बाद फिर आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, मतलब इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया कि मैं आर्मी छोड़ के आईआईटी में एक सिर्फ रिसर्च वर्क पे जाऊँगा? नहीं वो पेड रिसर्च वर्क था, एज अ जॉब था या क्या था? नहीं, दैट वाज अ पेड, मतलब इट्स लाइक अ जॉब, मतलब इट्स लाइक मैं अब टू बी फ्रैंक मैं बताऊंगा कि आईआईटी में जाने के बाद, आईआईटी रुड़की में जाने के बाद मैंने अपनी कॉलेज लाइफ फिर से जी 1 साल। और वो ऐसा नहीं था कि मैंने आर्मी वाली जॉब छोड़ के, बिकॉज वहाँ क्या था कि मेडिकल की रीज़न की वजह से आई हैव टू गो आउट। अच्छा। तो वहाँ से मैं निकल गया था, तो मेरे पास ऑप्शन, मैं आई वाज लुकिंग फॉर अ वर्क, तो मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली आईआईटी रुड़की में, तो वहाँ मैंने 1 साल काम किया। वहाँ कॉलेज लाइफ फिर से मजे लिए मैंने। तो उसके बाद देन आई गॉट इनटू दिस, फिर मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम वगैरह दिया था, तो वो क्लियर हुआ। देन आई लेटर ऑन जॉइंड सीआरपीएफ। सीआरपीएफ आपने थ्रू यूपीएससी ज्वाइन किया? हाँ, यूपीएससी का अलग से एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी सीएपीएफ करके। अच्छा। तो उसको क्लियर किया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। Yes, ओके yes. ओके हाँ, ओके। तो उसको क्लियर किया। तो आई थिंक उसी के अंडर वो दिल्ली पुलिस एसआई ये सब नहीं, ये वो नहीं होते? वो जो आप एग्ज़ाम बता रहे हो वो होता है एसएससी कराती है उसको। अच्छा। वो एसएससी सीपीओ शायद बोलते हैं उसको। हाँ, एससीसीपीओ। हाँ, वो अलग है। अच्छा। ये यूपीएससी का जो होता है एग्ज़ाम, दीज एग्जाम आर बेसिकली फॉर ऑफिसर्स एंट्री। ओके, ऑफिसर सेंट्री के officer लिए। entry के और इसका एज ग्रुप क्या होता है सर? किस सेगमेंट में जाके इसको ज्वाइन किया जाता है? जनरल कैटेगरी के लिए है, एज है 25 लास्ट एज। ओके, 25। तो जो मेरा सीडीएस का था और जो यूपीएससी सीएपीएफ का था, दोनों फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट ही थे। ओह नाइस। फर्स्ट और लास्ट ही थे। मतलब मेरे सब एक्चुअली मेरी गलती थी। मेरा एक फ्रेंड था, वो बोलता था भर दे, बट मैं जब भी भरने जाता उसकी डेट निकल चुकी होती थी। अच्छा। तो मैं 2-3 अटैम्प्ट उस मतलब फॉर्म ही नहीं भर पाया था मैं। तो ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट था, तो उसी में आई मेड इट, तो हो गया था वो। तो आप सीधा फिर आपकी जो ज्वाइनिंग हुई वो सीआरपीएफ में हुई? हाँ, सीआरपीएफ, बट मैंने सीआरपीएफ से बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद गॉट इनटू कोबरा डायरेक्टली। मैं सीआरपीएफ में एज अ खाकी, जो सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म खाकी, वो नहीं पहन पाया कभी। तो सीआरपीएफ में आपकी जो ज्वाइनिंग थी उसमें आपको पोस्ट क्या मिली थी फर्स्ट रैंकिंग रहती है असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट दैट इज कमांडेंट। इक्विवेलेंट टू डीएसपी इन सिविल पुलिस। ओके। और कंपनी कमांडर इन आर्मी, उस तरीके से वो रहता है। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में गए। हाँ। तो उसके बाद सीआरपीएफ में जब ऐसे ही आपने ज्वाइन किया तो आप सीधा कोबरा में गए। तो ये मतलब आपकी खुद की चॉइस होती है या आपको जो सीआरपीएफ वाले होते हैं, जो आपकी एकेडमी वाले होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं? नहीं, ये एक्चुअली जो भी स्पेशल यूनिट्स या फोर्सेज होती हैं, वो आप उनके लिए आपको खुद को वॉलंटियर करना पड़ता है। खुद को वॉलंटियर? नोबडी विल से कि नहीं यार इसको ले लो, नो, यू हैव टू वॉलंटियर। फिर आपका टेस्ट होता है, टेस्ट होगा, फिर उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो क्लियर करोगे, देन उसके बाद आपको प्रोबेशन के लिए भेजा जाएगा। अच्छा। 3 महीने का प्रोबेशन क्लियर करते हो, देन उसके बाद आप फिर इंडक्ट होते हो कोबरा में। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि भाई आप अफसर बन गए तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, और प्रोसेस में फिट हो तो ही आपका वो होता है। जैसे ग्रुप होता होगा जिसमें आप लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें कितने लोग ऐसे कोबरा के लिए जाने के लिए इच्छुक होते होंगे, या जो कहते होंगे कि यार हमें ज्वाइन करना है कोबरा में? नहीं, बहुत लोग होते हैं, बट वही है कि ट्रेनिंग में क्या रहता है कि टेस्ट चल रहे होते हैं। कुछ लोग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, उससे आउट हो जाते हैं। फिर कुछ लोगों को ट्रेनिंग में इंजरी हो जाती है। अच्छा। क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव रहता है कि देयर इज़ अ हाई चांस कि, बिकॉज ऐसा नहीं कि आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपसे ट्रेनिंग करें, आप पहाड़ों में रनिंग कर रहे हो, रात को चल रहे हो, गिर गए, चोट लगी, घुटने में चोट लग गई, कमर में चोट लगी, कंधे में चोट लगी, वहाँ ऑब्स्टिकल्स वगैरह रहते हैं, राइट। तो मतलब देयर इज़ अ हाईली लाइकली चांसेस कि आपको चोट लग सकती है, आप उस रीजन से भी बाहर हो सकते हो प्रोफेशन से। तो टेक एग्जांपल ऑफ एनएसजी। तो एनएसजी में क्या है कि करीब 600-650 लोगों ने ज्वाइन किया था। जब पास आउट हुए तो 257 या 67 लोग पास हुए थे। ओके। हाँ, तो रहता है, मतलब काफ़ी लोग बाहर होते रहते हैं विद द प्रोसेस। वो 3 महीने का लंबा प्रोसेस है, तो आदमी का ट्रू पोटेंशियल बाहर आता रहता है, किस तरह का आदमी है, गुड फिट है या नहीं है, उस तरीके। तो इसमें सिर्फ सीआरपीएफ से आते हैं कोबरा में? सीआरपीएफ से आते हैं। अच्छा। कोबरा में सिर्फ सीआरपीएफ के लोग ही जाएंगे? बिकॉज कोबरा इज अ स्पेशलाइज यूनिट फॉर सीआरपीएफ ओनली, दैट डील्स विद जंगल वॉरफेयर। अच्छा, तो कोबरा में सिर्फ जंगल वॉर के लिए होते हैं? हाँ, जंगल वॉरफेयर की वो स्पेशलाइज्ड है, उसी के लिए ट्रेंड है वो। और उसी एरिया में ऑपरेट करते हैं वो। मतलब दे आर लाइक यू कैन से ना कि मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट, उस टाइप से। ओके ओके। तो ये जो ट्रेनिंग होती है सर, ट्रेनिंग कितनी डिफिकल्ट होती है, आप कुछ बताओगे इसकी? मतलब एक नॉर्मल जैसे सीआरपीएफ की ट्रेनिंग थी और इस ट्रेनिंग में क्या फ़र्क था? जो नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग है इसमें आप लगा लो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि आप जो बेसिक ट्रेनिंग करते हो उसमें क्या है कि आपको ग्रूम करते हैं, आपको एक फिजिकल डेवलप करते हैं। बट जब आप प्रोबेशन वगैरह करने जाते हैं स्पेशल फोर्सेस, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है आपको ग्रूम करना है। पहले दिन से ही
मतलब जो एक होता है ना कि आखिरी दिन में वो जो आना चाहिए वो पहले दिन से ही वो आपको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा। पहले दिन से रगड़ा चल रहा होता दबा कर, मतलब नो टाइम फॉर रिलैक्स और मतलब स्लीप डेप्रीवेशन उस टाइप से। और 3 महीने मतलब वही रहता है कि जो एक लोगों को रहता है नींद से प्यार, वो तो वो प्यार ख़त्म ही कर देते हैं आपका। अच्छा। तो नींद ना मतलब सोने ना देना इज़ लाइक कोर थीम ऑफ दैट प्रोफेशन। सारे प्रोफेशन का यही हाल है कि मतलब इतना एंगेज रखेंगे आपको कि आप सोने के लिए तरसोगे, उस टाइप से रहता है। और हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारा हेल वीक चलता है। हेल वीक रहता है 7 दिन बिल्कुल हार्ड कोर स्लीप डेप्रीवेशन। आपको पूरा जो बॉल मूवमेंट या साइकिल है आपका, खाने पीने का या जो भी है, उसको पूरा ब्रेक कर देते हैं। ओके। मतलब ऐसा कर देंगे कि आपको सुबह 2 बजे ब्रेकफास्ट दे दिया, चलो आप रनिंग करने चल रहे हैं, एक्सरसाइज करने चल रहे हैं, फिर शाम को खाना देंगे। मतलब आपको कुछ नहीं पता होगा चल के आ रहा है, और सोने तो देंगे नहीं। तो उस तरीके से रहता है। तो अराउंड 60 आवर्स या 60+ आवर्स के बाद आपको आधा 1 घंटा 2 घंटा सोने को मिलेगा। बाप रे। तो उस टाइम उस वीक में ऐसा हो जाता है कि लोग चलते चलते सो रहे होते हैं, दौड़ते दौड़ते सो रहे होते हैं, आंखें क्लोज हो जाती हैं। तो उसमें सबसे जो खतरनाक पार्ट रहता है हेल वीक में वो रहता है कि जब वो फायरिंग रेंज पे जाते हैं लोग सोते सोते फायर कर देते हैं, ज़मीन पे मार देते हैं। अच्छा। तो बीइंग ऑफिसर तो आपको वो भी इंश्योर करना पड़ता है कि आपकी टीम अच्छे से फायर भी करे। उस्ताद जो हमारी ट्रेनिंग पार्टी रहती है वो भी लगी रहती है, बट बीइंग ऑफिसर आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि जो आपकी टीम के लोग हैं ऐसी कोई इस तरह का कोई मिस हैपनिंग वगैरह ना हो। तो आई हैव सीन, मैंने खुद देखा है कि मैं जवान के पीछे खड़ा हूँ, फायर करा रहा हूँ, मतलब फायर करते करते सो गया और नीचे फायर कर दिया उसने, और मतलब हार्डली 5-6 फीट आगे राउंड गिरा, मतलब हिट होकर रिकॉशेट होकर गया। तो ये सारे बहुत सारी, बिकॉज जब इतना स्लीप डेप्रीवेशन हो जाता है कि जब किसी चीज़ आप फोकस करते हो तुरंत नींद आ जाती है आपको। मैं बोला ना कि हाँ यार उसको चीज़ को देखो, आप देख देख के सो जाओगे उस तरीके से, तो इतना वो हो जाता है। तो कोई ऐसी स्टोरी सुनाना चाहोगे जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और शायद जनता को जान के थोड़ा अच्छा लगे? कोबरा की। बिल्कुल, कोबरा ट्रेनिंग पीरियड की। ओके। कोबरा की जो मुझे लगता है कि दैट टाइम, उस टाइम तो पता नहीं आई, मैंने शायद अप्रिशिएट नहीं किया होगा, बट नाउ आई रियलाइज कि वो बीइंग अ नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल सिविलियन गाय जो हार्डली अपनी ज़िंदगी में कभी बिफोर जॉइनिंग फोर्सेज 1 किलोमीटर नहीं दौड़ा होगा लगातार। कोबरा हमारा प्रोबेशन होता है, रन बैक होती है, उसमें 40 किलोमीटर दौड़ना होता है। अच्छा। विद बैटल लोड। और ऐसा नहीं कि आप दिन में रोड पर दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या रहता है कि आपको रात को छोड़ेंगे और आपको खुद अपना रास्ता तैयार करना है। उसमें कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से आपको गुजरना होता है। आप रोड यूज़ नहीं कर सकते, लाइट यूज़ नहीं कर सकते, और आपको अपनी टीम के साथ आना है। टीम के साथ आना, जो पहले आएगा दैट विल कंसिडर एज अ विनर। और जो ये रन बैक है काफ़ी रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में, टीम की परफॉर्मेंस में, कि भाई बेस्ट टीम की ट्रॉफी कौन लेगा। तो वो जो रन बैक थी दैट वाज अ वेरी ग्रिलिंग, वो था एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बिकॉज हमारी ट्रेनिंग में हम चल रहे हैं 40, हम 50-50, 60-60 किलोमीटर के हमने वो किए हैं, मतलब ट्रैक इन द सेंस कि हमारी जो एक्सरसाइज वगैरह होती थी वहाँ पर। बट ट्रैक कर मतलब चलना लोड लेके अलग चीज़ है, रनिंग करना अंधेरे में वो अलग चीज़ है। उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रनिंग के साथ साथ पूरी टीम को मोटिवेट भी करना है। तो वो बहुत वो मुझे पता है कि हार्डली शायद लास्ट के 5 किलोमीटर रह गए थे, और 5 किलोमीटर रन हमारा रोड पर था। 2 रास्ते थे, एक जंगल वाला रास्ता था, रोड वाला था। तो जंगल वाला रास्ता हम बात बन नहीं पाई, तो हमें रोड वाले पे आना पड़ा। स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर रोड ले सकते हो और आखिरी के 5 किलोमीटर रोड पे दौड़ सकते हो आप। तो मुझे पता है कि मेरी घुटने और टांगें बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था है ही नहीं अब। तो जो हमारे में एक कहावत है कि जो आपकी रनिंग है ना, आपकी ताकत के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपके अंदर कितनी ताकत है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी यहाँ कितनी ताकत है। मुझे पता है मेरे ऐसा मतलब आखिरी 5 किलोमीटर मेरी एक होता है ना कुछ बचा ही नहीं इनमें। जैसे आपने साइकिल चलाई जो पेंचर साइकिल होती है कि पूरी हर एक चीज़ आपको पता चल रही है, तो उस तरीके से। तो आपको मुझे लगता है कि दैट वाज द टाइम कि जब मैंने टीम को भी उस साथ लेके गया, और मुझे पता मेरी सारी थाई छिल गई थी और घुटने ऐसे हो गए थे कि जब मैं बैठा हुआ जाकर तो मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो वो है कि मेरे लिए लगता है कि वो एक बीइंग अ नॉर्मल, एक होता है ना कि जो हार्ड कोर वो रहते हैं स्पोर्ट्समैन टाइप्स, तो उनके लिए मे बी ना हो, बट मेरे लिए दैट वाज अचीवमेंट कि मैंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया उसमें टीम के साथ। तो वो है नाइस। तो और आपकी फेवरेट, जैसे ट्रेनिंग में होता है गन्स वगैरह भी चलवाते थे, तो कोई ऐसी फेवरेट गन थी आपकी जिसे आपको चलाने मजा आता हो सबसे ज़्यादा? नहीं, गन का तो ओवर द टाइम ऐसा होता है ना कि आपसे इतना फायर करा जाता है कि
दो तरह के लोग हो जाते हैं। एक तो दे स्टार्ट हेटिंग फायर, मतलब जो फायरिंग प्रैक्टिस उसको हेट करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो एंजॉय करना शुरू कर देते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ वेपन। कि कोई वेपन मिले, लेट्स से कि मुझे इंसास मिले, इंसास से फायर कर लिया, AK-47, उससे SLR, LMG कुछ भी है, तो हमें एक्सपोजर तो हर वेपन से मिलता है। बट मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कि भाई इस वेपन से मुझे फायर करना है, मुझे अब कोई वेपन दो, आई एंजॉय, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो है। और जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट होके कोबरा में ज्वाइन किए, तो CRPF में ऐसा भी होता है जैसे SI लेवल पे भी जाते हैं, कांस्टेबल जवान लेवल पे, तो वो भी कोबरा में आते हैं या सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट ही आ सकते हैं कोबरा में? नहीं, सारे रैंक्स आते हैं। अच्छा, सारे रैंक्स आते हैं, बिकॉज काम तो सबको मिलके एज अ टीम ही करना होता है, राइट। वो है। तो कोबरा में मेन उस टाइम पे फिर आपको सिर्फ जंगल्स में रहना होता था, राइट? जहाँ जंगल ऑपरेशंस हमें करने होते थे, बिकॉज उस टाइम 2015 में मैंने ज्वाइन किया था, तो नक्सलिज्म का प्रॉब्लम काफ़ी मतलब पीक टाइम पर था, और हमने काफ़ी सारे कोर एरियाज़ में ऑपरेट किया है। और अब आप देखोगे, अब करंट सिनेरियो अब लोगे तो झारखंड में तो कुछ ही पॉकेट्स में रह गया है। 90% झारखंड अब क्लियर हो गया है। छत्तीसगढ़ भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया है, तो वो भी क्लियर होता जा रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो भी बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम अलग है। अच्छा, मतलब ये और वो प्रॉब्लम टोटली अलग है। सो यू कैन नॉट से दैट कि वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस टाइप से, बिकॉज JNK का अलग सिचुएशन है, यहाँ की अलग सिचुएशन है, और वहाँ की अलग है। अगर आपको उनको टैकल करना है तो अलग अलग आपका मॉडस ऑपरेंडी अलग ही रहेगा। मॉडस ऑपरेंडी ऐसा नहीं कि ऑपरेट करने का, वो तो रहेगा, प्लस आपको चीज़ें हायर लेवल पर कैसे टैकल करनी वो भी टोटली अलग रहेगी। तो आपकी मेन पोस्टिंग उस टाइम पे फिर झारखंड या छत्तीसगढ़ ही होती थी? हाँ, मेरी जो यूनिट थी झारखंड बेस्ड थी, बट आई हैव ऑपरेटेड थ्रू आउट झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ मतलब कोर एरियाज़ में, उड़ीसा, बिहार एंड आंध्रा, AOB के आसपास, आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर के पास। अच्छा, तो वहाँ पर ऑपरेट किया है। तो ये आपका 5 साल शायद कोबरा में रहे हो ना? हाँ, 5 से थोड़ा सा कम। 5 साल आप कोबरा में रहे हो। उसके बाद तो आपने फर्स्ट ऑपरेशन कब किया था अपना कोबरा ज्वाइन करने के बाद? 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद तो आपने कोबरा ज्वाइन कर लिया? हाँ, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आई जॉइन माई यूनिट आफ्टर 1 मंथ ऑफ लीव, बिकॉज मैं जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी उसके तुरंत 10 से 8 दिन बाद हमें कोबरा प्रोफेशन के लिए जाना था। तो फिर मैंने कोबरा प्रोफेशन के बाद 1 महीने छुट्टी ली, फिर देन आई जॉइन माई यूनिट। और शायद यूनिट ज्वाइन करने के 5-6 दिन बाद ही मेरा पहला ऑपरेशन आ गया था। अच्छा। सो हमारे यूनिट में रहता था कि ऑप्स वर्जिनिटी लूज़ करने वाला ऑप्स। हाँ, तो उसमें क्या, जो भी नया ऑफिसर आता है जो पहली बार ऑपरेशन में जाता है, तो उसका एज अ वर्जिनिटी लूज़ करने वाला ऑपरेशन बोला जाता है। हाँ। तो वहाँ जाते हैं, ऑपरेट करते हो, एंड टू बी फ्रैंक जो मेरा जो पहला ऑपरेशन था उसमें तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा। कि मतलब वही है कि आपने जो ट्रेनिंग की थी दैट इज़ ओके, बट आप जब कोर एरिया में जाते हो और आपको ठीक है आपने ट्रेनिंग की, बट एटलीस्ट क्या बोलते हैं, आदमी तो हो ही, आप डर तो लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस डर के मारे मुझे नींद, मैं रात भर जागता रहा, देखता रहा उस टाइप से। बट ठीक है, 2 दिन का ऑपरेशन था, वो पूरा करके आए। एंड तो उसकी एक हमारा एक वो है, कहते हैं ना कि ट्रेडिशन टाइप में आप आते हो, फिर अपनी टीम को पार्टी देते हो। तो वो है, पार्टी में शराब तो होती होगी। वो तो इस लाइक ना कि जैसे बंदूक है तो गोली तो होगी। तो नहीं, सही बात है सर। मतलब आप लोग जैसे कहते हैं कि आर्मी, ये जो आपकी फोर्सेस की जो लाइफ होती है ये इतनी डिफिकल्ट होती है, मुझे लगता है शायद इतनी मस्ती वाली भी होती होगी। जिस टाइम पे ऑपरेशंस नहीं होते होंगे उस टाइम पे तो खूब मस्ती भी चलती होगी आपकी। मतलब वही है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, बट उसमें मतलब वही है कि जितना टफ उधर है फिर उतना एंजॉयमेंट भी है। अब हर चीज़ आप टफ ही टफ रखते जाओगे तो देन फिर आदमी उतना सस्टेन नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसका फिर ये दीज एक्टिविटीज़ आई कंसिडर एज अ रिकूप, अपने आप को रिकूप करते हैं, फिर देन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। तो उस तरीके से चलता है। अच्छा, जैसे होता है कि आपने फर्स्ट एनकाउंटर कब किया था अपना, कि जिसमें आपने किसी टेररिस्ट या नक्सलाइट से ही हुआ होगा आपका मेन तो एनकाउंटर वैसे? राइट। तो फर्स्ट एनकाउंटर आपने कब किया था, किस एज में किया था? एज तो शायद मैंने जाते ही हो गया था, हमारा 26-27 में हो गया था एनकाउंटर। तो याद है आपको वो स्टोरी कि आपने फर्स्ट एनकाउंटर, क्योंकि इंसान को ये शायद ये तो याद रहती होगी कि ये मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था। हाँ, एनकाउंटर वही था, शायद मैंने पहले ही बताया कि वो मतलब उसमें ये था कि हाँ, मेरी तरफ से कोई किलिंग नहीं हो पाई थी हमारी टीम की तरफ से, बट हाँ कि वी हैव एक्सचेंज ऑफ फायर, थोड़ा बहुत फायर हुआ था, मतलब हार्डली 10 सेकेंड टाइप्स था। तो डर नहीं लगा था उसमें? नहीं, उसमें पता ही नहीं चला कि एनकाउंटर हो गया। अच्छा। क्योंकि वो जंगल में फायर हुआ, समझ ही नहीं आया, तो वो तो मेरे बड़ी ने हाथ खींच के बोला कि साफ फायर हो गया, नीचे हो जाओ। तो वो था उसमें,
मैंने उसमें वही है कि मैं पेड़ के आगे खड़ा हुआ तो उसमें गोली ऊपर आगे लगती है उसमें, तो वही है कि उसमें हाइट मेरी थोड़ी बड़ी होती तो मैं तो पहले एनकाउंटर मेरे ही ठन गोपाल हो गया होता। आपने फर्स्ट किलिंग कब की थी फिर? फर्स्ट किलिंग 2017 2017 में। हाँ। तो वो कहाँ पे थी, मतलब कुछ उस ऑपरेशन के बारे में बताओगे, थोड़ा बहुत कोई स्टोरी सुनाओगे उसकी? उसका बेसिकली ये था कि 2016 में क्या हुआ था कि वी लॉस्ट अ मैन, हमारा एक जवान था, तो वी लॉस्ट अ मैन और वो उसका इंजरी हो गई थी और आई वाज इन द इवैक्यूएशन पार्टी, तो वी कुडंट सेव हिम। तो इट्स जो ऑपरेशन हुआ उसी टीम उन्हीं दस्ते के साथ हुआ था हमारा इनकाउंटर, जिनके साथ उसका मतलब वो मर्डर हुआ था। तो वी कैन से इट वाज अ वेंजेंस, और हमने रिवेंज लिया था। हमने उनकी किलिंग की थी, हमने 4-5 लोग मारे थे उनके। अच्छा। हाँ, तो फर्स्ट टाइम जब आपने किसी किलिंग करी होगी तो उस दिन रात को आपको कुछ नहीं, नॉर्मल डे, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल? नॉर्मल डे एक्चुअली, टू फ्रैंक, मी एंड माय टीम और यू कैन से माय बॉयज वर हैप्पी कि बदला ले लिया हमने उसका उस तरीके से। तो ऐसा नहीं होता होगा कि जैसे आप तक आपने बहुत इनकाउंटर्स भी करे होंगे, बहुत किलिंग्स भी करी होगी, तो मतलब कि आपको कभी गुस्सा आ जाता होगा नॉर्मल लाइफ में भी, घर पे भी, कि यार इसको तो जान से मार देता हूँ ज़्यादा, मतलब ऐसे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कि नॉर्मल लाइफ में ऐसी नहीं, ऐसा नहीं होता, बट मुझे लगता है कि बाय गेटिंग इनटू फोर्सेस एंड सीइंग लॉट ऑफ शिट, तो और आपको और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो आपका ये वाला एस्पेक्ट मुझे लगता है थोड़ा मेलो डाउन हो जाता है। यू डोंट रिएक्ट, एग्रेशन खत्म हो जाता है, बेसिकली मेरा कहना ये था, एग्रेशन। हाँ, वो एग्रेशन होता है, बट ऐसी फालतू चीज़ों पर एग्रेशन नहीं रहता फिर आपका ना। यू नो कि क्या सही है क्या गलत, मतलब अपने अकॉर्डिंग, मतलब आप तुरंत, मुझे पता है, आई नो माई नेचर कि मैं पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करता था, बट बाय गेटिंग इनटू सर्विस और इतना सब कुछ देखने के बाद मैं थोड़ा सबड्यू टाइप से हो गया, मतलब कोई कुछ बोलता है तो मैं तुरंत जनरली ऐसे रिएक्ट नहीं करता हूँ, तो उस तरीके से। तो जैसे रोड पे कभी आपका झगड़ा वगड़ा हो जाए तो आप लड़ते वड़ते नहीं हो? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अवॉइड ही करता हूँ, ना हो तो बेटर है। फिर जब भाई आ ही गया तो अब जाट हो? नहीं, आई कैन से, मतलब यू कैन से कि हाँ वही ब्लड वाला वो रहता है, बट पहले तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, ना ही मतलब उसमें जाना पड़े, उस जोन में ना ही जाऊँ, और जोन में चले जाते हैं फिर तो यार यू नो कि एक बार झगड़ा हो जाए फिर कहाँ क्या हो जाए, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। बिकॉज आई नो इंसिडेंट कि ऐसा कुछ हुआ था, तो एक बंदे को हमने काफ़ी पीट दिया था। अच्छा। तो इट डजंट लुक गुड। तो आप लोग तो वैसे क्या कहते हैं, खाली इतने मतलब वेपन नहीं, शायद बॉडी से भी ट्रेंड होते हो कि आप बॉडी से भी किसी को मतलब मार सकते हो, विदाउट वेपन भी किसी को किल कर सकते हो? हाँ, मतलब ऐसे 2-3 सेकंड में तो नहीं। हाँ, 2-3 सेकंड वाली रील देखी है मैंने। मैं मतलब 2-3 सेकंड में नहीं, बट हाँ ऐसा है कि मतलब ऐसी नौबत आएगी तो वी वॉन्ट हेजिटेट उस टाइप से है। ओके। तो 5 साल की आपने कोबरा के बाद आप एनएसजी आपने ज्वाइन किया? हाँ, एनएसजी वो भी एज अ वॉलंटियर है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन होता है कि हाँ आशीष जी आप आइए एनएसजी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी आपको वॉलंटियर भरना पड़ता है, फिर आपका नॉमिनेशन आता है, यू गो फॉर प्रोबेशन, वहाँ पर भी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद फिर आपको प्रोबेशन शुरू होता है। प्रोबेशन में भी कई लेवल्स हैं, लेवल क्लियर करते हो तब आप फाइनल में पहुँचते हो, तो उसके बाद प्रोबेशन क्लियर हो जाता है पूरा, तब आपको यूनिट्स मिलती हैं, तब फिर आप एनएसजी में आते हो। ओके। तो एनएसजी की भी अलग से ही ट्रेनिंग होती है? अलग से ट्रेनिंग होती है। तो एनएसजी का मेन काम तो सिर्फ यही है ना कि वीआईपीज को सिक्योरिटी देना? नहीं, एनएसजी का ये मैं तो कहूँगा सेकेंडरी काम है। एनएसजी का जो मेन मैंडेट है, जिस बेस पे एनएसजी को रेज किया गया था, दैट इज़ काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म की कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो इंडिया में हो उसको काउंटर करने के लिए, टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़ को, तो दैट वाज अ मेन मैंडेट। ये जो वीआईपी ड्यूटी वाला है तो एज अ सेकेंडरी रोल एनएसजी को दे दिया गया था। तो वे बैक इन अर्ली 90s और यू कैन से लेट 80s में एनएसजी को वीआईपी ड्यूटी का रोल देने लगे, तब से कैरी ऑन होता रहा था। बट अभी आपने सुना होगा, मे बी लास्ट मंथ एनएसजी को विड्रॉ कर रहे हैं वीआईपी सिक्योरिटी से। अच्छा। उसका जो मेन टास्क है उसी में फोकस करा रहे हैं। तो फिर अब वीआईपी सिक्योरिटीज में किनको डालेंगे? वो सीआरपीएफ ओवरटेक कर रही है। सीआरपीएफ कर रही है। तो एनएसजी में भी आपकी प्रॉपर वैसी ही ट्रेनिंग हुई थी जैसे इसमें कोबरा में हुई थी? नहीं, एनएसजी में नहीं, मैं वही है कि जो कोबरा का जो रोल है और जो एनएसजी का रोल है टोटली अलग है। अच्छा।
तो ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई इसकी ट्रेनिंग सेम उसकी सेम, नो, बिकॉज कोबरा का जो रोल है दैट इज़ फॉर जंगल वॉरफेयर। आपको जंगल में कैसे रहना, सर्वाइव करना, वहाँ के टैक्टिक्स, मॉडल्स ऑपरेंडी, वो काम। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका काम है काउंटर टेररिज्म वाला, अर्बन वॉरफेयर। वहाँ जंगल वॉरफेयर या अर्बन वॉरफेयर, तो यहाँ पर उस तरीके से ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद जब आपके अलग से यूनिट्स मिलती हैं, जिस कोई जैसे आपको वीआईपी यूनिट मिल गई, या आपको सीटी यूनिट मिल गई, या आपको एंटी हाईजैक वाली यूनिट मिल गई, तो उसकी फिर अलग से 1.5-2 महीने का अलग से स्पेशलाइजेशन चलता है फिर वो। तो आप स्पेशल फोर्स में ऐसा नहीं होता कि आपने 3 महीने प्रोबेशन कर लिया और आपकी ट्रेनिंग खत्म, नो। ट्रेनिंग तो ऐसा है, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया नया चलता ही रहता है। तो ट्रेनिंग इज़ लाइक अ डेली रूटीन। जैसा आप कहते हैं ना, मैंने आज पिक्चर देखी, ये देखी, तो हम वी कैन से कि आज मैंने वो ट्रेनिंग कर ली, आज वो ट्रेनिंग हो गई। तो ट्रेनिंग हमारे मतलब अच्छे लेवल की होती है फिर ना, वो मतलब बाहर के साथ इंटरेक्शन भी होता है। बाहर के जैसे एनर्जी में रॉयल मरीन्स वगैरह आए थे, तो मतलब ऐसे बहुत सारी फोर्सेस वगैरह आती रहती हैं। आप उनके साथ बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह शेयर करते हो, बाहर के और भी लोग आते हैं, आप उनको ट्रेन करते हो, तो उससे चलता रहता है फिर वो। तो ट्रेनिंग इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, बिकॉज थिंक इज़ दैट कि जैसे नॉर्मल भी कहावत है ना कि अगर आप सीखना छोड़ दोगे तो आप फिर बूढ़े हो जाओगे उस टाइप से। तो स्पेशल फोर्सेस हुए कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो ओवर द टाइम पीरियड, और कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन आपको चलता ही रहता है, तो वो है। अच्छा, ये ग्रे हाउंड क्या है? और ये जैसे मैंने आपका कहीं पढ़ा था कि आपने ग्रे हाउंड में भी किया है। ग्रे हाउंड में आई हैव डन माय इंस्ट्रक्टर कोर्स। तो ग्रे हाउंड इज़ बेसिकली अ स्पेशल पुलिस यूनिट ओके। ऑफ तेलंग, पहले जो आंध्रा था, अब फिर बाद में बाइफरकेट हो तेलंगाना आंध्रा बना। तो उनकी स्पेशल पुलिस यूनिट है जो बेसिकली नक्सल्स के लिए फाइट करने के लिए रेस की गई थी। तेलंगाना में? आंध्रा बोल लीजिए, आंध्रा, फर्स्ट वाइल आंध्रा। तो उसके लिए रेस की गई थी, और वो क्या कहते हैं, नक्सल्स, वो 80s में रेस किया गया था उसको। तो नक्सल्स के साथ वही एनकाउंटर्स वो सब करना, बिकॉज आंध्रा का जो उड़ीसा बॉर्डर वाला एरिया है और निजामा, मतलब काफ़ी एरियाज थे जो इन्फेस्टेड थे नक्सल वाली प्रॉब्लम से। तो उसके लिए उन्होंने रेस की गई थी। तो एक्चुअली फिर कोबरा भी उसी के जो तौर तरीके पर रेज हुई है। कोबरा इज़ अ न्यू यूनिट, आई मस्ट से। अच्छा, ग्रे हाउंड ओल्ड है? ग्रे हाउंड तो बहुत पुरानी है। तो आपने ग्रे हाउंड कब ज्वाइन किया फिर? ज्वाइन नहीं, मैं वो बताया कि कोर्स करने गया था, मैं कोबरा में था। 2016 में मैं गया था कोर्स करने। तो वहाँ इंस्ट्रक्टर कोर्स था, तो वो 3 महीने का वो भी ताबड़तोड़ कोर्स था। तो वहाँ पर भी वी हैव डन गुड। तो हमारी कोबरा की टीम गई थी, तो वहाँ पर शायद 8-10 ट्रॉफीज़ थी, तो 10 में से 8 ट्रॉफी कोबरा ही लेके आई थी वापस। तो इट वाज अ गुड कोर्स। फिर कुछ थोड़े बहुत ऑपरेशन वगैरह किए उनके साथ, तो अच्छा था, अच्छा एक्सपोजर था। बिकॉज आप अपने काउंटर पार्ट साथ, जब लेट्स से कि आप सोशल मीडिया में किसी और आप काउंटर पार्ट साथ आप काम करते हो, कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पॉडकास्ट मैंने एक्चुअली इसलिए स्टार्ट किए थे कि हर बार एक नए इंसान से मिलना। हाँ राइट। तो ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ मैं। 2 घंटे जो पॉडकास्ट होता है मेरा, क्योंकि जनरली टाइमिंग 2 घंटे का होता है, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उसमें। आई डोंट नो मैं क्या सिखा पाऊंगा आपको। नहीं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ एज ए जनरल पब्लिक क्या क्या होता है हमारे देश में। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है मुझे बड़ी स्पेसिफिक। हमने फिल्मों में देखा है कि वो मॉडल टाइप की लड़कियाँ होती हैं जो फोर्सेस में होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। तो ऐसा होता है कि जो आपकी यूनिट्स होती है, स्पेशल फोर्सेस की यूनिट होती है, इसमें भी लड़कियाँ होती हैं? नहीं, स्पेशल फोर्स यूनिट में लड़कियां नहीं होती हैं। और कोई लड़की नहीं, मतलब नहीं, कहीं नहीं, नहीं? नहीं, नहीं। और एक्चुअली टू बी फ्रैंक, वहाँ थोड़ा माहौल भी उनके लिए थोड़ा कंडीसिव नहीं रहता है। बाकी वो चीज़ें मूवीज़ में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो है। सीआरपीएफ में तो मैंने सुना है लड़कियाँ होती हैं। वो ही बता रहा है, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी में लड़कियां नहीं होती। आर्मी में लेडी ऑफिसर्स आर देयर। सीआरपीएफ में मेरी खुद की बैचमेट भी है, वो इशू नहीं है। बट बीइंग अ पार्ट ऑफ कोबरा यूनिट दैट इज़ डिफिकल्ट, वो नहीं है। एनएसजी में? एनएसजी में मैंने ऑफिसर रैंक में तो नहीं देखा है जो प्रोबेशन वगैरह करती हैं, बट हाँ ये इंस्पेक्टर लेवल या जवान लेवल पे है। मतलब उसमें बहुत, मतलब यू कैन काउंट देम उस टाइप से 10, 12 या 15 टाइप्स में। अच्छा, हाँ वो है, मतलब बहुत लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड है। अच्छा, अब आप मूवी में जो स्पेशल फोर्सेस को दिखाते हैं, जैसे वो चलते हैं प्रॉपर गियर वेयर लगा के, वो एक्चुअल में भी वैसे इतनी ही गियर्स वेयर्स लगा के ही चलते हैं? और कोई ऑपरेशंस करने जाते हैं तो? देखो मैं ये नहीं कह रहा गियर्स नहीं होते, पूरा आपका टेक्टिकल गियर व सब कुछ होता है। बट उस गियर के साथ आपको लंबा ऑपरेट करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हाँ मुझे गियर के साथ इस एरिया में मुझे ऑपरेट करना है, दैट वो मैनेजेबल है। बट उस गियर के साथ मुझे 20 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर चलना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो इतने गियर के साथ नहीं हो पाता। जंगल ऑपरेशन बात कर रहा हूँ। बट हाँ, जब व्हेन इट कम टू एनएसजी, तो जैसे आई डोंट नो आपने देखा नहीं होगा कि
एनर्जी मॉक ड्रिल्स भी बहुत करती रहती है मेट्रो वगैरह में, ये बड़ी बड़ी जो ऐसे जो की स्पॉट्स हैं जहाँ पर एक प्रोबेबल सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ पे अपनी मॉक ड्रिल चलती रहती है। तो वहाँ पे एनर्जी वाले लोग हैं, टैक्टिकल गियर में आते हैं अपने प्रॉपर, वो दे डू द मॉक ड्रिल्स और मॉक एक्सरसाइज, पूरा बिल्डिंग से कैसे इंटरवेंशन वगैरह करना, वो सारी एक्सरसाइज होती है। तो उस सिनेरियो में वो पूरा गियर वगैरह आपका चलता है, उसमें आप यू कैन डू वर्क, बिकॉज उसमें क्या है कि वो शॉर्ट इंटेंसिटी, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी वाला काम है। और जो जंगल वॉरफेयर है दैट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन और हाई इंटेंसिटी, तो उसको गियर को कैरी करना इज़ अ कम्बरसम है, मतलब काफ़ी कम्बरसम है। जैसे हम कई मूवीज़ में देखते हैं कि कमांडोज वाली जो मूवीज़ होती है, अकेला एक कमांडो 20-20 लोगों को पीटता है। क्या सच है कि रियल जो कमांडोज होते हैं वो भी इतने एक्सीलेंट होते हैं कि वो अकेले ही 20 लोगों को मार दें या 20 लोगों को डिपेंड करता है, विदाउट गन किलिंग कर दे? नहीं बिल्कुल पॉसिबल, डिपेंड है कि उस 20 लोग पागल हो, मतलब अच्छा, वो नॉर्मल हो। मतलब हैंडीकैप्ड हो तभी शायद ना मार पाए। तो वो है, मतलब मुझे लगता है नॉर्मल आदमी हो, 20 लोग हों, आई एम नॉट सेइंग कि वो कमांडो पिट जाए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। या 20 लोग तो आपको वैसे ही उठा ले जाएंगे, राइट? सही बात है, क्योंकि लेकिन फिल्मों में इतना दिखा देते हैं ना वो, फिल्मों में तो कि यार भाई मार्शल आर्ट्स में है, वो टाइगर श्रॉफ की कई मूवीज में देखा जाता है। नहीं अब मैं नॉर्मल उसको वो करूं, अगर लेट्स फिल्मों में इतना दिखाएंगे नहीं तो फिर वो एक्चुअली जो होता है फिर वो बिकेगा कैसे? लेट्स से यू आर अ कमांडो, 20 लोग आपको उठा के लेके तो मूवी में बनेगी कैसे? लेकिन हाँ, 1-on-1 तो आई थिंक 1-on-1, 1-on-2 और मे बी 3 ऑल्सो, मतलब जो मैं अपनी वो बता रहा हूँ, 3 तक भी चल जाएगा, 3 तक, 4 तक मुश्किल है, बिकॉज यार थोड़ा रहता है, मतलब पर हाँ 1-2 लोगों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गिव देम सीरियस ब्लोज, तो उनको ज़िंदगी भर याद रहेंगे वो, उस तरह का है। तो आप तो अभी भी बहुत ट्रेंड हो गए, ऐसा तो होगा नहीं कि इतने साल की ट्रेनिंग के बाद? नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है, घमंड कभी नहीं। नहीं मैं ऐसे कुछ काम नहीं करता। नहीं मतलब फिर भी थोड़ा मतलब ट्रेनिंग वगैरह अब भी करते होगे डेली, सुबह मॉर्निंग उठ के अपनी प्रैक्टिस इन सब चीज़ों की, मार्शल आर्ट्स वगैरह में तो आप परफेक्ट हो गए? नहीं मार्शल आर्ट्स वगैरह नहीं, हमें थोड़ा अनआर्म्ड कॉम्बैट वगैरह सिखाया जाता है, और क्राव मांगा वगैरह है, वो सब चीज़ें हैं। बट पॉइंट ये है कि दैट इज़ बेसिकली फॉर सेल्फ डिफेंस। ये नहीं है वहाँ जाके हीरो बन जाओ कि हाँ मैं कमांडो हूँ, वो सब नहीं होता। कि मतलब सर रोड पे किसी के झगड़ा हो रहा है नहीं जबरदस्ती जाके बीच में घुस जाऊँ? और एक्चुअली वो मतलब वो है ना कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब ठीक है आप जाके मीडिएट करो, बट ये नहीं कि आप वहाँ जाके लड़ाई अपने ऊपर ही ले लो सारी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एनएसजी में या कोबरा में कभी, एनएसजी में तो आप उसमें वीआईपी सिक्योरिटीज़ में रहे हो, तो कोबरा में कभी आपने ऐसे ऑपरेशंस किए जिसमें आपको नाम बदल के, अपनी आइडेंटिटी बदल के आपको करने पड़े हो? नहीं, हम ऐसे कोई कोवर्ट ऑपरेशन नहीं करते, और अपार्ट फ्रॉम दैट नाम बदल के करना वो तब होता है कि जब आप किसी इंटरेक्शन वगैरह करना है आपको, राइट? तो हमारे में और ऐसा कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है, हमारे तो ये कि दिखा तो मारना है, तो नाम बदलो या मत बदलो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम वैसे भी हम शिमा वगैरह डाल के रहते हैं, तो वो नाम बदलने वाला फिर वहाँ चीज़ें एक्चुअली ज़रूरत है नहीं उस चीज़ की। जो नाम बदलने वाला काम है वो तब होता है जब आपको थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट करना है, जाना उनके पास जाकर बात करनी है और कांटेक्ट रखना है, तो वो चीज़ें वहाँ पर इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ कोवर्ट थिंग। तो वो ऑपरेशंस की एज अ ऐसी जगह ज़रूरत है भी नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इनटू इंटेलिजेंस गैदरिंग, यू आर मोर ऑफ अ सॉर्टिंग आउट थिंग्स, तो उस तरीके से है। आप लोगों के कोई कोड नेम्स वगैरह भी होते थे या नॉर्मल नेम से ही आपको बुलाया जाता था जब आप ऑपरेशंस पे होते थे? नहीं, वी यूज टू कॉल, मतलब थोड़े हमारे जो रेडियो नेम्स टाइप्स होते हैं, तो उसके तरीके से टीम नंबर के साथ कुछ कोलैब, मतलब वी कैन मेक जो भी है, किसी जगह का नाम लेना है तो हमें पता है, हम सेट कर देते हैं भाई इस जगह को इस नाम से लेना है, तो उस तरीके से, बिकॉज देयर इज हाईली मतलब चांस है कि वो हो सकता है हमारे सिग्नल को ट्रेस कर लें, वो हमारी बातें सुने, उस तरीके से। तो अब बात करते हैं आपकी फैमिली की। आपकी फैमिली को कैसा लगा था जब, मम्मी पापा को, जब आपने बताया था कि मैं कोबरा में जा रहा हूँ, मैं ऐसे जंगल में, क्योंकि उन्होंने तो नॉर्मल सीआरपीएफ में भेजा था अपने बेटे को? नहीं, मैंने नहीं बताया उनको। अच्छा। नहीं, बिकॉज मैं बताता फिर वो परेशानी होते, तो मैंने चीज़ें ऐसी रखी कि मैं जब झारखंड गया था तो मैं यही करता था कि मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही बात करता था उनसे। अब मुझे लगता है कि हाँ जो ऑपरेशन जाना है तो बात कर ली मैंने, कि मुझे पता है 3-4 दिन मैं ऑपरेशन रहूँगा तो बात नहीं हो पाएगी, तो वो परेशान रहेंगे उससे, तो मैं फिर ऐसे ही सिस्टम बना रखा था। मैं नहीं बताता कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ या इनकाउंटर हो गया, कोई मर गया या चोट लग गई। ये सब चीज़ें आपने कभी घर में डिस्कस ही नहीं की? शादी के बाद भी नहीं की? नहीं, बिकॉज मैं प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को अलग ही रखता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से वहाँ दिक्कत है और यहाँ की वजह से यहाँ दिक्कत है।
दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा तो ठीक है। तो अब आप रिटायरमेंट ले चुके हो। हाँ। तो रिटायरमेंट लेने का रीज़न क्या था कि आपने इतनी जल्दी 10 साल की सर्विस में अपने आप को रिटायर करने की सोची? अभी आपकी एज भी जस्ट 36। आई एम 36। हाँ, और आप लगते भी नहीं हो। थैंक यू फॉर दैट। नहीं, मेरे कुछ थोड़े पर्सनल रीजंस थे जिनकी तो मेरी कुछ प्रायोरिटी चेंज हो गई थी, कुछ कमिटमेंट्स थी, तो जिनकी वजह से मुझे लगा कि इट्स बेटर टू टेक अ कॉल। और आई वाज ऑन पीक ऑफ माय करियर, तो मैंने पीक से रिटायरमेंट लिया तो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि लो में। तो ये है, तो ये रीज़न था। बाकी आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स। तो आपने 3 स्पेशल फोर्सेस में काम किया मेनली, राइट? हाँ, आप तीनों में सबसे बेस्ट कौन सी थी? तीनों बेस्ट एनएसजी एंड कोबरा। एनएसजी को एक बेस्ट होता नहीं है, दोनों। तो मैं एक्सपोजर वाइज बोलूँ तो एनएसजी। अच्छा। एक्सपोजर वाइज एनएसजी इज़ गुड। अच्छा, आपका यूनिट का जो फर्स्ट डे होता है उसमें क्या होता है, कैसे होता है? ओके, तो बेसिकली क्या है कि उसमें मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ। जब बीइंग न्यू ऑफिसर, यंग ऑफिसर जो एकेडमी से आया है, तो अवर यूनिट हैव अ ट्रेडिशन ऑफ वेलकमिंग अ न्यू ऑफिसर। तो उसमें क्या होता है कि मैं ट्रेन से आ रहा था, दिल्ली से मेरी ट्रेन थी, मैं पहुंचा वहाँ पर, तो आई कॉल्ड माय यूनिट। तो ऑफिसर वो कोऑर्डिनेट करता है, गाड़ी जाएगी लेने स्टेशन पर। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑफिसर होते हैं वही उस्ताद बन के आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, जवान या जेसीओ बनकर। अच्छा, वो एज अ कॉमेडी करने के लिए। हाँ, मतलब आपकी लेने के लिए। हाँ। तो आपको जाएंगे, उस ऑफिसर ही आपको सर 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 बैग दीजिए सर, गाड़ी में बैठिए सर, ये वो वेपन पूरा मतलब उस तरीके से आएंगे वो। और फिर गाड़ी में बैठ के फिर आपको डराएंगे, इस यूनिट में आ गए आप, इतनी बेकार यूनिट है, वो इतना खतरनाक एरिया में ऑपरेट करते हैं, कब गाड़ी उड़ जाए आपकी आईडी से। साहब हमें तो ये नहीं पता कि हम अभी यूनिट हम आपके साथ पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा। हम वहाँ कुछ एरिया ऐसा आता है थोड़ा वो, तो मतलब पूरा डराने का वो रहता है। तो आई वाज लाइक, मतलब टू बी फ्रैंक मुझे नहीं पता था कि वो कि ऐसा कुछ है। नहीं, वो अफसर है। हाँ। तो मुझे लगा ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार, अब नहीं पहुंचेंगे। अब भाई अब ओखली में सर दे दिया है तो अभी थोड़ी अब मैं कहूँगा चलो वापस छोड़ दो मुझे स्टेशन। मैं कोई नहीं यार, जब मरेंगे तो साथ में ही है, वैसे थोड़ी तो मैं अकेला छोड़ दूंगा या मैं अकेला वापस चला जाता हूँ। तो ठीक है, कह रहा साहब देख लो, अभी मैं बात कर लूँगा, कहीं और यूनिट में पोस्टिंग करवा देता हूँ, मेरे आईजी साहब से पहचान है, ये है वो है। मैं कहा नहीं ठीक है यार, मतलब कोई इशू नहीं है। तो यूनिट पे पहुंचा, तो यूनिट पे गाड़ी रुकी, मेन गेट पे गाड़ी रुकी। कह रहा साहब उतर जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? साहब एक नॉर्मल ट्रेडिशन है यूनिट का, वो है। तो एक जवान आया ऑफिसर में से, ओल्ड मॉन्क का बोरोसिल ग्लास होता है 250-300 ml का, वो भर कर। ओल्ड मॉन्क का पूरा नीट? हाँ नीट। अरे बाप रे। हाँ, तो कैसा पलटन का ट्रेडिशन है। मैंने कहा तो क्या करना है इसका? साहब एक बार में पीना है। मैंने कहा एक बार में, चलो मैंने ट्राई तो नहीं किया एक बार में, बट ठीक है, आई ट्राई। तो पलटन का ट्रेडिशन है भैया, अब तो उसमें आपको यू कांट क्वेश्चन की। तो ठीक है, पिया एक बार, टू बी फ्रैंक मतलब एक बार में तो नहीं पिया गया। तो 2 बार में मुंह बना के पी लिया। कि ठीक है साहब, बहुत बढ़िया साहब, वेलकम टू 203 कोबरा, और ये ठीक है। फिर दूसरे अफसर आ गए, उस्ताद बन के दूसरे अफसर आ गए। साहब ये आपका पिट्ठू है। मैंने क्या करना है? साहब ये आपका टेस्ट है, आपका फिजिकल टेस्ट है, सीईओ साहब ने बोला नया अफसर आ रहा है, उसको पहले ही चेक कर लो फिजिकल कैसा है, और ख़राब फिजिकल हुआ तो यहीं से लौटा देंगे। और तो पहले वो रम मार चुके। हाँ, रम मार चुके हैं। और जो टेस्ट चल रहा है सीईओ को नहीं पता, सीईओ को ही नहीं पता कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। अच्छा। मैं ठीक है। तो उन्होंने पिट्ठू दे दिया, और अफसर साइकिलों बैठ, एक साइकिल चला रहा अफसर, दूसरा अफसर उसके पीछे बैठा हुआ है, और घड़ी लेके टाइम शुरू हो गया। तो एक चक्कर था, 3-3.5 किलोमीटर करीब का चक्कर था। तो चक्कर मारना था। हार्डली 100 मीटर ही नहीं हुए मुझे दौड़ते हुए। तो कह रहा सर टाइम इतना लग गया, कैसे पूरी करोगे रेस? और आप तो नई ट्रेनिंग करके आए हो अभी, नए अफसर हो, और आप ऐसे कर रहे हो तो कैसे टीम को लीड करो? मतलब जिस तरीके से आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं वो करें। मतलब मैं शायद हार्डली 200 मीटर ही दौड़ा हूँगा, उल्टी आ गई, सर घूमना शुरू हो गया। ओल्ड मॉन्क पी थी, वो सब निकल गया बाहर, पर सर आपको पूरा घूम रहा है। फिर भी चलो जैसे तैसे आंखें बंद करते हुए हमने वो 3-3.5 किलोमीटर की रेस पूरी की। तो मुझे लगा शायद ख़त्म हो गया, मैंने पिट्ठू उतार दिया कि साहब वो हमारे वहाँ कुछ BOC ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्स होता है, तो वहाँ स्ट्रक्चर्स बने होते, चढ़ना कूदना फांदना रहता है उस पर। तो मैंने नॉर्मल कपड़े पहने थे, जीन्स पहना हुआ था, शूज़ थे, और टी शर्ट कुछ तो था, आई डोंट नो।
तो साहब ये टेस्ट है आपका, वो टूआई साहब आए हुए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइप्स, वो आए वो आपका चेक कर रहे हैं वहाँ से। उन्होंने बोला अफसर का टेस्ट लो। उस टाइम तक ये लगा लो कि मेरी 90% एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने पुशअप लगवाए, 30 पुशअप्स हुए, फिर चिनअप्स हुए, फिर क्रॉलिंग वगैरह कराई, फिर कुछ 10 फीट वॉल थी वो चढ़ाया, फिर कुछ और 2-4 ऑब्स्टिकल थे। तो कराते रहे मुझे, मतलब ये हो गया था कि मेरा गिव अप, मेरा एक्चुअली क्या था, गला सूख गया था। दारू पीने के बाद आपको डिहाइड्रेशन होता है। हाँ, डिहाइड्रेशन। 330 ml का पैग लिया एक, मतलब 250-300 ml, मतलब जितना भी था। 300 भी लगा लो आप, 2 क्वार्टर एक साथ मारे आपने। अच्छा, क्वार्टर हो गया क्या? 180 ml का एक क्वार्टर होता है। मतलब मुझे नहीं पता था। तो वो था, तो डिहाइड्रेट, मतलब ये था कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे चीज़ें दिख नहीं रही थी। तो बोले सीओ साहब आ रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा कौन आ रहा है, बिल्कुल मेरी आंखों सामने अंधेरा हो गया था। तो फिर भी उन्होंने बोला चलो साहब ये 10 पुशअप और कर लो। एक बार पंपिंग होता है बेसिकली, पुशअप पोजीशन, वो जंप करते हुए जाना है लेट कर। तो मैं ठीक है जैसे तैसे की, मुझे ध्यान भी नहीं कर पा रहा कि साहब क्या कर रहे हो, फेल कर देंगे आपको, आप इतनी मेहनत, आखिरी में चलो ये और कर दो, मतलब ख़त्म करने का नाम नहीं करे, ये आखिरी करके अच्छा ये और कर दो। मैंने बोला वापस भेज दो मुझे। मुझे एक्चुअली मेरा बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं थूक अंदर नहीं जा रहा है, और मुझे दिखना ही बंद हो गया। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि अब सूरज निकला हुआ है नहीं निकला हुआ है, बस मुझे चीज़ें सुनाई दे रही है और मैं कर रहा हूँ बस। और मेरे आगे दीवार है तो मुझे वो भी नहीं पता चल रहा। मैं कहा कर दो वापस। फिर हैं, तो मैं वहीं गिरा हुआ। तो ऐसी एक्टिंग उन्होंने एक्टिंग की। हाँ जैन सर टेस्ट ले लिया है, साहब का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। मैं कहा ठीक है कोई नहीं। मैं रूम में गया, पानी वानी पिया, 1 घंटे बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर वही जो उस्ताद बने हुए थे अफसर, वो आगे बोतल लेके, हाँ भाई वेलकम टू 203 कोबरा। मैंने कहा भाई यार, तो वो मेरे सीनियर ऑफिसर ही थे। फिर उनके साथ फिर पार्टी हुई रात भर चला। फिर मतलब इस तरीके से ऐसा इनफॉर्मल डाइनिंग टाइप्स में। तो ये जो आपके साथ हुआ, जब आप सीनियर बने आपने नहीं किया? हाँ नहीं, मैंने दबा के बजाया अपने जूनियर्स को। नहीं एक्चुअली क्या है ना, लोगों को लगता है कि हाँ पनिशमेंट दे रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट। इट्स ना आपकी एक बॉन्डिंग बनती है। तो एक्चुअली हाँ इट्स मतलब मुझे पता है जिन लोगों ने रगड़ा था, दे आर माई वेरी गुड सीनियर, और मैं उनके साथ अभी टच में हूँ। तो इट्स लाइक मतलब हमारे फौज में वो, मतलब स्पेशल फोर्स में रहता है कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो वो रहता है। तो मैंने जूनियर्स को बजाया दबा के, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि दिस इज वन थिंग, सीनियर जूनियर क्या है कि बीइंग अ सीनियर आपको उनको सिखाना भी है और रगड़ के भी रखना है। और बीइंग अ जूनियर आपका ये है कि आप उनके सीनियर से आपके पास लिबर्टी भी है, सर मुझे ये चाहिए, ये करना है करना। तो बीइंग अ सीनियर यू हैव टू बी लाइक दिस, उस तरीके से। तो इज़ अ गुड थिंग, मतलब कमरेडरी बनती है आपकी ना, अच्छा वो रहता है। अच्छा, हमने सुना है कि जैसे स्पेशल फोर्सेस में दारू पार्टीज बड़ी सेक्सी वाली, मतलब अलग लेवल वाली होती हैं। मतलब बताओगे कोई और दारू पार्टी का, कोई अच्छी दारू पार्टी का? नहीं, आपके सेक्सी का डेफिनेशन तो मुझे पता नहीं क्या है, बट सेक्सी एकदम टोन बोला आपने, मतलब रॉकिंग अच्छी। देखो साफ सीधी बात है कि 2 पैग अंदर जाते हैं, म्यूज़िक चल रहा हो तो फिर सब अच्छे लग रहा होता है। तो आपको फिर उसके लिए वो चकाचौंध की ज़रूरत नहीं है, आप जंगल में भी इंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल सही कही आपने बात। कभी आपके दिल में ऐसा आया कि यार मैं छोड़ देता हूँ यार, कहाँ फंस गया, क्या यार, क्या सारा दिन, मतलब कभी ऐसा आया दिल में? नहीं, मेरा बहुत बार हुआ है कि मतलब ऐसा होता था कि मैं जब कोबरा प्रोबेशन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी मैं रनिंग 10 किलोमीटर का इवेंट है हमारा, तो लेट्स से मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ पहाड़ों में, तो मेरा एक दिन टाइम है, मैं अच्छे मन से किया तो 44 मिनट्स 42 मिनट्स आ गया, ठीक है। बट किस दिन एक ख्याल आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे 10 किलोमीटर पूरे नहीं होते थे मुझसे। तो मतलब कभी बार ऐसा हो जाता था कि एक दिन मैं ऑपरेशन में बैठा हुआ था, झारखंड में था, मैं एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था, तो आई कैन सी अ रोड, मतलब दूर से दिखता है ना आपको कि लोग जा रहे हैं, गाने बज रहे हैं। तो आई वाज सिटिंग, मैं बैठा हूँ जंगल में, आई कैन सी पीपल, लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं कि तू कर क्या रहा है, कब तक बैठा रहेगा जंगल में ऐसे। तो मुझे ऐसे इस तरह के ख्याल आए हैं कि कह रहे यार, क्या तूने इतना सब कुछ इसलिए किया क्या? फिर मुझे उस टाइम तो ऐसा लगा, फिर कुछ टाइम रियलाइज कि साले तूने खुद ही तो वॉलंटियर किया इसके लिए। तो वो है। फिर एनर्जी में भी हुआ था, प्रोबेशन में हुआ था कि ये तू कब तक कूद फांद करता रहेगा। बिकॉज आप ही लगा लो कि मेरी 10 साल की सर्विस में मैंने 2 साल तो ट्रेनिंग में ही बिताए हैं, मतलब स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग चलती रही है, तो उसमें भी मेरे 2 साल ट्रेनिंग में गए हैं। तो ऐसे तरह के ख्याल आते रहते, बट वही है कि आपको मोटिवेट रहना है। तो मतलब जब आपको थोड़ा विजन बड़ा है तो फिर ये
छोटे मोटे हर्डल्स वो आते हैं, मतलब सी बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज क्वाइट नेचुरल ऑल्सो, बट ये था कि आई वाज मोटिव, फिर वो ठीक हो जाती चीज़ें, मोटिवेट हो जाती हैं, बिकॉज आपको लोगों को मोटिवेट करना है, आप खुद निराश रहोगे दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे, तो ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो वो अप डाउन चलते रहते हैं, तो वो है। अच्छा, आपने आज तक कौन कौन से वेपन्स यूज़ किए होंगे? वेपन्स यूज़, आई वोंट से कि यूज़, बट हाँ मतलब वेपन्स का काफ़ी है, AK-47 है, X-95 है, LMG है, LMG 7.62 है, 5.56 है, MMG है, UBGL है, मोस्टली सारे टाइप के करें। हाँ UBGL है, MP5 है, MP5 के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, ब्रीफ केस वाला है, साइलेंसर वाला है, स्कार है। ब्रीफकेस वाला मतलब ये क्या होता है? वो ब्रीफ केस अंदर रहती है ना, मतलब ब्रीफकेस के अंदर होती है पूरी गन? हाँ उसको यहाँ से जो उसका हैंडल होता है यहाँ से ट्रिगर होता है उसका। अच्छा, हाँ मतलब ब्रीफकेस होगा और वो गन होगी? हाँ उसके अंदर गन होती है। अरे वाह, नाइस। तो कभी यूज़ किया आपने ऐसे हाँ मतलब फायर वायर तो किया उससे। ट्रेनिंग में? हाँ नहीं वैसे ही नॉर्मल भी। नॉर्मल भी? हाँ मतलब जब प्रैक्टिस कर रहे थे फायरिंग की, बाद जब ट्रेनिंग के बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए, वो है मतलब ये बेसिक वेपन्स है जो हम यूजुअली फायर करते रहते हैं। और भी हैं वेपन्स बहुत, X-95 वगैरह, टार भी फायर किया है। टार मतलब? टार भी कौन सी होती है? टेवोर असॉल्ट राइफल बोलते हैं इसको, 21 जो स्पेशल फोर्स यूज़ करती है। X-95 उसका छोटा वर्जन है, टार इतना बड़ा रहता है, तो वो है। तो मतलब वेपन्स तो बहुत सारे फायर किए हैं मेन ऑलमोस्ट। मुझे तो सूटकेस वाला थोड़ा सा और वो इतना मतलब ऐसे मतलब इस लाइक क्वाइट अ गेमिंग टाइप्स में है कि थोड़ा फैसिनेटिंग सा है कि सूटकेस से फायर कर रहे हैं, बट थोड़ा उससे एक्यूरेसी लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि आपको हाँ कि कहीं बैठा है उसी तो को। उसमें से आवाज़ भी आती है? उसमें भी साइलेंसर होता है? आवाज़ आती है उसमें से। आवाज़ आती है क्योंकि वो तो साइलेंट होगी तो ज़्यादा बेटर है कि कहीं पब्लिक साइलेंट का फिर थोड़ा सा ना, साइलेंसर का फिर वो उसको वो बढ़ जाता है, आई मीन बैरल की लेंथ बढ़ जाती है, तो फिर उसके लिए आपको अलग से सूटकेस लाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ फिर वो बड़ा हो जाएगा सूटकेस ना वो। ओके। हाँ तो वो है। और जो ये कहते हैं साइलेंसर वाली गन होती है उसमें एक्चुअली प्योर बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी? हाँ उसमें से जैसे MP5 के साइलेंट, मुझे नाम भूलो, से MP5 कुछ करके है, PA करके कुछ ऐसा कुछ वर्जन होता है, तो उसके अंदर आगे सप्रेसर या साइलेंसर लगा होता है, तो जब उसको फायर करते हैं टुच टुच की आवाज़ आती है उसमें से। अच्छा, पता भी नहीं लगेगा? बहुत कम आवाज़ हो जाती है। तो आपकी फेवरेट कौन सी थी वेपन्स में? वेपन्स में अगर मुझे जंगल में ऑपरेट करना है तो आई विल गो फॉर AK-47, और अगर अर्बन वॉरफेयर में देन MP5। अच्छा, हाँ बहुत सही वेपन है, दोनों अच्छे वेपन है। नाइस नाइस। अच्छा सर, कोई और स्टोरी इंटरेस्टिंग है आपकी, कोई पार्टीज़ वार्टीज से रिलेटेड कि बताओ ना कुछ। यार मज़ा आता है कि जो फोर्सेस की पार्टीज़ होती है कैसी होती है, जानने को बड़ा इच्छुक हूँ मैं। पार्टीज़ कुछ लोग कहेंगे थोड़ी बोर हो जाती है, बट मतलब मज़े वाले लोग हर जगह मज़े लेते ही हैं। तो एक पार्टी मतलब हमारे उसमें वो होता है कि आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो कि मैं उस नाम याद नहीं आ रहा मुझे, 26 जनवरी को शायद ये होता है कि जो JCs होते हैं, नायब सूबेदार या सब इंस्पेक्टर वो ऑफिसर्स मैस में आते हैं, उनका डाइनिंग होता है, वहाँ खाना पीना होता है, वो सब इंटरेक्शन होता है। 15 अगस्त को क्या होता है कि हम लोग उनके मैस में जाते हैं जहाँ पर वो डाइनिंग करते हैं। तो जो मेरी लास्ट 15 अगस्त थी फ़ौज में, तो उसमें क्या हुआ था कि हम एज ऑफिसर गए, उन्होंने वेलकम वगैरह किया, तो जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनका वेलकम वगैरह हुआ, एंड सब ने अपने ड्रिंक्स ले लिए, सब पी रहे अपना। तो जहाँ से ड्रिंक्स वगैरह जो उनका बार था वहाँ गया मैं कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने दिखाया कि जो JCOs ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े कंटेनर्स में, एक कंटेनर में विस्की भरी हुई है, एक में बियर भरी हुई है, और एक में बड़े बड़े डेग से? हाँ इतने बड़े बड़े थे, मतलब 10-10 लीटर टाइप्स वाले। 10-10 लीटर की? अच्छा। तो वो गैदरिंग थी अराउंड 100 लोगों के आसपास की। तो विस्की, बियर और रम थी, तीनों अलग अलग भर रखे, जो जिसका आए अपना भरे और पियो अपना। अच्छा। से तो वो था, तो ठीक है, आई वाज हैविंग माय बियर। तो मैं कहा चलो पी रहे हैं, तो सीनियर ऑफिसर चले गए, तो मैं चलो अब पार्टी करते हैं। मैं कहा साहब मिक्स कर दो तीनों को। तो तीनों भाई आपने तो कॉकटेल बना दिया। हाँ वो बॉम्ब बन गया एक्चुअली। हाँ। तो अब पता नहीं चला, हमने उस टाइम तो पी लिया, उस टाइम पता नहीं चला, एंड तो पीने के बाद मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई हैवी ड्राइवर टाइप्स हूँ कि भाई पी लिया, मेरा भी ब्लैक आउट हो गया, मुझे नहीं पता मैं कब घर पहुँचा हूँ, क्या हुआ है, मैं कब उठा हूँ उस टाइप से।
मुझे लेटर ऑन मुझे जब मेरी जेसीओ से बात हुई, जो मेरे साहब थे उनसे बात हुई, मैंने साहब कैसा रहा, साहब आप क्या करे चले गए, 4 जेसीओ तो घर ही नहीं पहुँचे अपने, वो यही सो रहे उनकी मैडम की कॉल आ रही है और कुछ जेसीओ उल्टी मार रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। तो मतलब दैट वाज अ गुड पार्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग उसको, फौज में क्या है ना कि आप दारू पी के उल्टी कर रहे हो तो वो हाँ ना ऐसे ट्रीट नहीं करते, गलत बात है। इट मीन्स कि यू आर हैविंग ए गुड टाइम उस टाइप से। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ कि आशीष जी ने उल्टी मार दिया, अरे ये कैसा है, झिलती नहीं है, पी लेता है। वहाँ पे क्या रहता है कि यार ऐसी कोई ओकेजन है ना जो इन्जॉय करने वाला है, वो है जैसे डाइनिंग हो गया, लेट्स से मेरा डाइनिंग हो रहा है तो पीपल विल ट्राई कि ये गिर जाए उस दिन, अच्छा भंडी हो जाए, भंड हो जाए, इसको तो हम उठा के लेके जाएं इसके रूम में। हाँ। तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस है। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, दे ट्राई टू मिक्स, आपके ड्रिंक में विस्की भी डाल देंगे, रम भी डाल देंगे, टकीला भी डाल देंगे, वोडका भी डाल देंगे, जिन भी डाल देंगे और फिर आपसे एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। कुछ एक मैं नाम भूल रहा हूँ उसका ना, एक पोएम सी है जिसमें 8-10 लाइनें हैं, वो आपको बोलनी होती है। अच्छा। अगर आप एक बार में बोल दिया तो फिर आपको कोई ड्रिंक नहीं देगा, अगर आपने नहीं दिया तो आपको एक शॉट मारना है, मतलब नहीं बोल पाए तो इस तरीके चलता रहता है। और अल्टीमेटली आप बोल ही नहीं पाते हो और डेड ही हो जाते हो। मतलब सुपर क्रेजी पार्टीज। हाँ मतलब उस तरीके से रहता है। मतलब वो नहीं रहता है जैसे आपने जैसे आई मीन किसी पब वब में गए वहाँ उस टाइप का नहीं रहता। मतलब इस तरह फन लविंग और पीपल आर इंटरेक्टिंग विद देम ईच अदर उस टाइप से। मुझे लगता है शायद ये फीलिंग देने के लिए होता है कि आप घर से दूर नहीं हो, हाँ, आप घर में ही हो। हाँ बेसिकली क्या होता है ना कि जो चीज़ मैंने एज अ कॉर्पोरेट और उसमें फ़र्क किया कि कॉर्पोरेट में क्या है, यू आर जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल आप टाइप से, हाँ ठीक है आई नो आशीष एंड आशीष नो राज, ठीक है मेरा काम ही इसका है ये बस। वहाँ क्या है, फौज में क्या है, स्पेशल फोर्स में क्या है, बिकम्स अ फैमिली। यू आर पार्ट, आपके घर में कुछ होगा तो योर यूनिट इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, उस टाइप से रहता है। ऐसा नहीं कि देखो यार अपना मैनेज करो, ऐसा नहीं होता। तो मतलब इज़ अ फैमिली ओवर देयर। CEO इज़ लाइक मतलब ऐसे में कंपेयर करूँ फैमिली टर्म्स तो ही इज़ अ डिसीजन मेकर, फादर टाइप फिगर टाइप, उसको हर एक बंदे का ख्याल रखना होता है, उस तरीके से रहता है। तो इज़ अ मतलब गुड एनवायरनमेंट। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि भाई लोग धोखाधड़ी या एक दूसरे को काटने के पीछे दौड़ रहे हैं। मतलब दे आर देयर टू सपोर्ट यू। अगर आपको पिला रहे हैं तो खुद भी पी रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पिला के आप ही को गिरा रहे हैं, खुद ही पियेंगे, ऐसा नहीं है। तो उस तरह का रहता है। मतलब स्पेशल फोर्सेस में कभी करप्शन वगैरह होता है कुछ, ये करप्शन वगैरह जैसे नॉर्मल और डिपार्टमेंट्स में होता है? यार टू बी फ्रैंक मुझे लगता है कि ना वो डोमेन में है ही नहीं। हमारा वो डोमेन होता ही नहीं कि हम करप्शन की तरफ जाएं भी, बिकॉज हमारा काम और मैंडेट ही अलग है, राइट। करप्शन वहाँ होगा ना जहाँ पैसा होगा, तो हमारा काम ही नहीं होता वो। तो मुझे वो चीज़ तो फिर कितनी सैलरी होती होगी अप्रोक्स? जो मैं NSG में ड्रॉ कर रहा था दैट वाज अराउंड 1.5 lakhs। ओके, नाइस, अच्छी सैलरी है। हाँ इट्स गुड सैलरी। और मैं कॉर्पोरेट टर्म्स में इसको वो करूँ, उसका इक्विवेलेंट निकालूँ तो मोर देन 3 lakhs पर मंथ टाइप्स में जो फैसिलिटीज़ जो भी मिल रही हैं। तो कॉर्पोरेट में मुझे इतना मिलेगा तब जाके आई कैन मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस टाइप से। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, आप पुलिस वर्सेस आर्मी वर्सेस स्पेशल फोर्सेस, ये तीन अलग अलग देखा जाए है लेकिन फोर्सेस से ही, तो क्या फ़र्क समझते हो आप इन तीनों में? मुझे लगता है कि तीनों दे आर डूइंग देयर बिट, दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज़। तो फ़र्क तो ये है कि शायद वर्दी का रंग अलग है, आई थिंक आदमी भी वही हैं, बाकी वो है। बाकी ये हो सकता है माइंडसेट का थोड़ा फ़र्क हो, जो हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। जो नॉर्मल इन्फेंट्री यूनिट है या नॉर्मल फोर्सेज हैं उनका थोड़ा सा अलग हो, या काम उनका अलग हो, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा अलग हो। बाकी पुलिस का डोमेन थोड़ा अलग है। तो मतलब वो डिफरेंस है, यूनिफॉर्म का डिफरेंस है और काम का डिफरेंस है, अदरवाइज़ ऐसा तो कुछ फिर ऐसा क्यों है कि लोग देखा जाए तो आज के टाइम में आर्मी की, स्पेशल फोर्सेस की इतनी इज्जत करते हैं कि मतलब उनके लिए इतनी प्यारी प्यारी रीलें डालते हैं, वहीं पे किसी पुलिस वाले को लेके वो मतलब एक डिस्ग्रेसफुल कमेंट्स कर देते हैं, चाहे उसकी बेचारी गलती ना हो तो भी उसके लिए डिस्ग्रेसफुल कमेंट करेंगे ही करेंगे। ओके। ऐसा क्यों है? इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि आई हैव इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पुलिसमैन राइट फ्रॉम जवान लेवल से सीनियर ऑफिसर से, दे हैव बीन वेरी गुड। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अलग हूँ उससे हूँ तो, या मैं ऑफिसर हूँ तो कोई जवान मुझसे मिसबिहेव कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे इंसिडेंट नहीं होते हैं, बट लोग है ना कि उसको थोड़ा जनरलाइज भी कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि होते नहीं होते हैं लोग, कुछ लोग गलत, मैं तो कहता हूँ कि फ़ौज में कुछ लोग गलत होते होंगे कि जो रूडली बिहेव कर देते होंगे उस टाइप से, तो वो है। बट आई थिंक सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और देखो साफ सीधी बात है कि आप अच्छे हो तो आपको जनरली लोग अच्छे मिल ही जाते हैं। बट
बेवकूफ़ लोगों के लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं, वो आपको कहीं भी टकरा सकते हैं, तो बेटर है आप उनसे दूरी बनाए रखें। तो वो है, तो पुलिस के लिए फिर वो है कि थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन था क्यों रिस्पेक्ट है, पर मुझे लगता है कि पुलिस को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिकॉज अगर आप उनकी एज अ लाइफ देखेंगे तो उनकी बहुत हेक्टिक लाइफ रहती है, वो भी अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, बैरक्स में बहुत ही उसमें रहते हैं। तो मतलब मैं जैसे जब व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट्स में था, तो जब मैं पुलिस वाले से इंटरेक्ट करता था तो आई ऑलवेज एनक्वायर कि भाई आप कैसे रहते हो, क्या चल रहा होता है। सो आई केम टू नो लॉट अबाउट देम, कि उनकी भी ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ आके पता लगा, जब मैं झारखंड में छत्तीसगढ़ तो वहाँ भी हमारा इंटरेक्शन होता था पुलिस से। तो पॉइंट इज़ दैट कि थोड़े से आई मीन मे भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, तो उस चीज़ को अगर हम इम्प्रूव कराएं तो लाइक थोड़ा मे बी सैलरी हाइक वगैरह उस तरीके से, मतलब बिकॉज पॉइंट इज़ दैट कि सबके खर्चे वगैरह होते ही हैं, और या थोड़े उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें और उनके वर्किंग आवर्स को इम्प्रूव करें, तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें मे बी ठीक भी हो जाएँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक वो है कि भाई पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार इनिशिएट तो आप ही करते हो। बिल्कुल। और पुलिस ने लेट से आपको पकड़ लिया ट्रैफिक लाइट पर, तो यू आर द वन की इनिशिएटिव, सर ले लो, कुछ कर दो। सही बात है, अगर आप नहीं दोगे तो ज़बरदस्ती आपकी जेब से कोई नहीं ले कोई नहीं सकता। निकाल रहा, राइट। करप्शन कभी डिपार्टमेंट नहीं करता, लोग करवाते हैं। लोग करवाते हैं, तो मेरे तरफ से वो है। बाकी रही बात कि फोर्सेस को इतनी रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि मिलनी भी चाहिए, राइट। मतलब सब अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एटलीस्ट दे डिजर्व दिस मच, उस टाइप से। अच्छा, जैसे भी आप कभी किसी एनकाउंटर पे जाते थे तो आपके लिए कुछ रूल्स या टर्म्स होती थी कि आपको ये रूल्स ही फॉलो करने हैं, आपको स्टार्टिंग में हवा में 3 फायर करना है, सीधा डायरेक्ट किलिंग नहीं करनी, ऐसे कुछ होते हैं, या ये होता है खुली छूट होती है कि भाई जाओ सीधा बस ख़त्म करो केस? तो हमारे इसमें इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो उसमें क्या होता है कि वही होता है कि आपको पहले मौखिक चेतावनी देनी होती है उस टाइप से, बट पर एक ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं हो पाता। जब सामने वाले गोली मार रहा है तो आप उसको चेतावनी दोगे क्या, राइट। और वहाँ तो यार हेड हंटिंग चल रही होती है, तो अगर आप चेतावनी देने में लगे वो तो भाग जाएगा। ऐसे चेतावनी से काम चल रहा होता तो वो हथियार ही क्यों उठाते वो, राइट। तो ये है, बट देयर इज़ अ प्रोटोकॉल और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, बट ठीक है, कहीं काम करते हैं कहीं काम नहीं करते, तो वो है। अच्छा, नक्सलाइट्स वर्सेस टेररिस्ट, क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क ये है कि दोनों की जो मॉडस ऑपरेंडी अलग है। नक्सलाइट मरना नहीं चाहता, टेररिस्ट मरने और मारने आता है। अच्छा। तो एक मेजर डिफरेंस, मैं आइडियोलॉजिकल उसमें नहीं जा रहा, एक मेजर डिफरेंस ये है कि टेररिस्ट से आप लड़ रहे हैं तो उसको पता है कि मुझे मरना है, बट नक्सलाइट का ये नहीं है। नक्सलाइट का ये है कि मुझे आज नहीं मरना, मैं बाद में कभी देखूँ, पर आज तो मुझे बच के जाना है। तो उसको फंस गया तो निकलना है। हाँ, तो उसका ये है कि अगर उसे लगता है कि भाई फोर्सेस का पलड़ा भारी है तो अपना विड्रॉ कर लो, उसको लगता है कि आज ये कमज़ोर पड़े तो उनको रगड़ दो, उस टाइप से वो दे वर्क ऑन दैट गोरिल्ला टैक्टिक्स। बट टेररिस्ट का थोड़ा सा अपोजिट है, उसका ये है कि अब तो मरना है, तो उस टाइप से ना लाइक जाना है, तो ये है, ये फ़र्क है। तो ये मैं आइडियोलॉजिकल उसमें नहीं जा रहा, मैं एज ए मॉडस ऑपरेंडी वाइज में बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस में लोग जनरली थोड़े मोटे होते हैं, अनहेल्दी होते हैं पुलिस वाले, ओके। ठीक है। वहीं पे देखा जाए तो जो स्पेशल फोर्सेस हैं या जो आर्मी वाले हैं, इनकी लाइफस्टाइल ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू पुलिस, क्योंकि ये लोग अलग से माहौल में रहते हैं। तो ये हेल्दी हैं, ये अनहेल्दी हैं, रीज़न क्या लगता है आपको? रीज़न इसका ये है कि बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जो उनके वर्किंग आवर्स हैं ना बहुत ही हेक्टिक है। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे नहीं, हमारे भी हैं, बट ये क्या है कि हमारे पास ना लेट्स से कि हम ऑपरेशन करने गए 5 दिन 10 दिन हम किया, उसके बाद क्या, जब हम आते हैं तो यूनिट में आके हम अपने आप को फिट भी करते हैं, बिकॉज हमारा काम ऐसा है, अगर हम फिट नहीं रहेंगे ना तो हम वी कैन नॉट परफॉर्म ओवर देयर। तो पुलिस में क्या है कि एज सच कोई, आई थिंक ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसे फिट रहना उस टाइप से। और अपार्ट फ्रॉम तो उनके वर्किंग आवर्स इतने हैं कि यार उनकी नींद ही पूरी हो जाए वही बहुत रहता है। तो इस वजह से मैं वही बता रहा था कि वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करें तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो जान, ऑब्वियसली यार मुझे पता है कि अगर मेरा वेट बढ़ जाएगा तो आई कैन गेट प्रॉब्लम ऑफ बीपी, हार्ट वार्ट, ये सब बढ़े, उनको सबको पता है। बट पॉइंट ये है कि मे बी एक तो मोटिवेशन बढ़ जाता होगा, मे बी वर्किंग आवर्स ऐसे हैं यार, काम पूरा कर लें, वो कर लें, तो बट आई एम नॉट सेइंग कि ये एक्सक्यूज़ होना चाहिए लोगों को अपनी हेल्थ, बिकॉज यार आप जिंदा रहोगे तभी तो आप काम करोगे। तो ये अपन, क्योंकि पुलिस में मैंने जनरली देखा है कि अबव द इंस्पेक्टर लेवल दे आर मोस्टली फिट, बट वहीं पे इंस्पेक्टर लेवल से जहाँ नीचे है वहाँ थोड़ा अनहेल्दी है। उसके पीछे मुझे शायद रीज़न यही लगता है कि ऊपर वो लोग मेंटेन कर लेते हैं, नीचे वालों को टाइम ही नहीं मिल पाता है।
दोनों रीज़न हो सकते हैं कि देखो ऊपर भी क्या रहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि ऊपर भी लोग खाली बैठे, ऐसा नहीं होता। पर पॉइंट इज दैट कि आपको अपने ही जो टाइम फ्री टाइम है आपका, उसमें से ही आपको टाइम निकालना है अपने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी आई विल से। चलो वर्किंग कंडीशन हो सकती है मेजर रीज़न हो, बट आपकी प्रायोरिटी भी क्लियर रहेंगी। अब ऐसा थोड़ी कि सारे जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल सब अनफिट है। नो, आई हैव सीन लॉट ऑफ गाइज इन पुलिस जो बहुत फिट है, बिल्कुल बिल्कुल। दे आर मैनेजिंग राइट। तो वो मतलब एक वो हो गया, बट वो है इशू। आई डू एग्री विद दैट। अब हम लास्ट आ जाते हैं कि अगर हम इसको एंड की तरफ ही लेके चलेंगे, अगर किसी को स्पेशल फोर्सेस में आना हो तो उसको एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए? जो भी बच्चे या जो नए लड़के इसको देख रहे हो पॉडकास्ट को, तो उनको क्या करना चाहिए? ओके, अगर आपको एजुकेशन आई मीन स्पेशल फोर्सेस में आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी सर्विसेज के अंदर आपको एंट्री चाहिए, चाहे आप जवान लेवल पर आओ या अफसर लेवल पर आओ। पहले आपको सर्विसेज के अंदर आना, मतलब अंदर घुसना है पहले। उसके बाद क्या है कि फिर आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा। तो एजुकेशन में ये है कि लेट्स से कि अगर आपको जवान उसमें आना है तो आप 12वीं पास हो सकते हो, और आपको अफसर उसमें एंट्री चाहिए तो एटलीस्ट आप यू शुड बी मिनिमम ग्रेजुएट टाइप्स में। बट लेट्स से कि आप एनडीए वगैरह के थ्रू आते हैं तो 12th पास के थ्रू आप जा सकते हो, तो वो रहता है उसमें। तो ये क्राइटेरिया है। बाकी आपके एग्ज़ाम के और इंटरेस्ट के ऊपर की बात है कि आपको फौज में जाना है या CAPF में जाना है, आपको किस फोर्स में जाना है। और ऐसा कुछ नहीं कि आप इवन क्या कहते हैं फौज में गए और आपको स्पेशल फोर्स में एंट्री मिली जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। पॉइंट इज जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रोबेशन जो उनके बेंच मार्क्स हैं वो अचीव करने ही पड़ेंगे। तो वो आप क्लियर करेंगे तो ही आप वहाँ जा पाएंगे। तो वो है। और उसमें प्रोबेशन में ये नहीं होता कि आपको सिर्फ फिजिकल हार्डशिप चेक कर रहे हैं। वो वहाँ पर क्या है कि आपके फिजिकल तो शरीर को तोड़ ही रहे हैं वो, प्लस जो आपके मेंटल बैरियर्स है ना, उनको थ्रेशोल्ड को उसको बढ़ा रहे हैं। तो जो वो चीज़ सस्टेन कर लेता है, प्लस और जो बंदा एज अ टीम प्लेयर बाहर निकल के आता है, टीम के साथ काम करने वाला, वो बंदा ही ज्वाइन करता है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कोई एथलीट स्पोर्ट्समैन चला गया वो कर ही लेगा, नो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको कुछ क्वालिटीज़ है वो जो दिखानी पड़ती है। और मैं कहता हूँ कि जो स्पेशल फोर्स में होते हैं वो ज़्यादा स्किल्ड भी होते हैं, बिकॉज वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, बिकॉज उनको बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। बिकॉज आपको मेडिकल वाले कोर्सेज वगैरह होते हैं वो सब ट्रेंड रहते हैं। तो इसके लिए आप एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल ऑफ IQ तो चाहिए, राइट। यू कैन नॉट बी डम और आप स्पेशल फोर्स में, ऐसा नहीं होता। तो मेन IQ भी चेक होता है, देखा जाए। हाँ, मतलब वो आपका IQ बढ़ ही जाता है उस टाइप से ना। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको IQ बढ़ाना ही पड़ेगा। तो वो है। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे आपको एक स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकती हो और यहाँ पे रह के कितना मज़ा है, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, एक अच्छा नाम कमा सकते हो जैसे सर ने कमाया है। तो मैं यही कहूँगा, खूब मेहनत करो, और इस पॉडकास्ट से आपने कुछ भी अच्छा सीखा हो या आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलना। बाकी आप मेरे लिए सब्सक्राइब अपील दे दीजिए प्लीज़। Guys, please follow Ashish ji, and he's doing a very good work, and please do follow, and बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप आशीष जी से पूछ सकते हैं, और यू कैन आस्क मी ऑल्सो, आई एम रेडी टू आंसर। बिल्कुल। बाकी मैंने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी टैग कर दिया है, तो जाके इनको फॉलो करना मत भूलना, और मुझे भी फॉलो कर लेना भाई। और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, वो हम इनसे पूछ लेंगे, इनको मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा, बाकी ये देख ही लेंगे अपने आप। नहीं, डोंट वरी, एंड आई एम टोटली विद यू गाइज। ठीक है गाइज, तो सी यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।